Hello students, so welcome to the day 14. Welcome to the day 14 of our आंसर राइटिंग चैलेंज। तो आज हमारे 2 क्वेश्चंस थे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर आज हमारे टॉपिक्स थे। 7-8 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो उनमें से मैंने एक नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास को पकड़ा, एक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन को पकड़ा। 10 और 15 मार्कर के क्वेश्चन हैं। तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो आप ये याद रखिए कि हर साल आपको एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिए आप। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी से एक क्वेश्चन आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास इन वेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जैसे ही हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है, तो इसके रोल में किस तरह से चेंज आया है, ये इसके रोल को डिस्कस करना है बेसिकली इन वेक ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कि पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके रोल में क्या चेंज आया। तो आप थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन इस तरह से करेंगे कि 3-4 लाइनों के अंदर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखेंगे, जिसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। फिर आप ये बोलेंगे कि जब ये स्टैट्यूटरी बॉडी था तब इसका क्या रोल था, फिर जब ये जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया ये, तो अब इसका क्या रोल हो गया। तो हम इस थॉट के ऊपर इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे। डायरेक्ट हम ये नहीं लिख देंगे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद इसका रोल ये हो गया। आपको थोड़ा सा पहले का सिनेरियो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन वेक ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टैट्यूटरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखा है कि जब इसका तबादला हुआ स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल, तो किस तरह से इसका रोल ट्रांसफ़र के टाइम रोल चेंज हुआ। तो क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास was given a constitutional status under the 102 Amendment Act Constitutional that inserted the Article 338 and 340B 342A। ये हमारी पॉलिटी की बेसिकली कोर इंट्रोडक्शन होगी, जिसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बता दिया जिसके अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ है, और दूसरा आपने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया 338B और 342A, जिनके अंदर अमेंडमेंट हुआ इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपने पहले लिख दिया कि व्हाट वाज इस रोल बिफोर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी ये वाली चीज़ आपने थोड़ी सी बताई, और इसको ज़्यादा नहीं बताना क्योंकि एक हमारा विजिबल पार्ट नहीं है, एक छुपा हुआ पार्ट है। तो इसको बहुत कम में हमने दिखा दिया कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से पहले इसका क्या रोल था। इट रिकमेंड द इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द ओबीसी, कि ओबीसी की जो कास्ट है उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूड क्या होगा, ये रिकमेंड करते थे। सेकंड क्या करता था, इन्वेस्टिगेटर करता है, इन्वेस्टिगेशन होती थी मैटर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड से रिलेटेड। तीसरा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल करता था। ये 3 मेन फंक्शन थे इसके। उसके बाद आप थोड़ा सा लिखोगे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 338A पास किया, जिसके अंदर कंप्लेंट को एग्जामिन करने और वेलफेयर मेजर्स को लेने की पावर इसको दी गई, और 342A के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट को स्पेसिफाई कर सके। तो ये 2 मेन पॉइंट्स आपने लिख दिए। बट ऐसा भी नहीं, आप थोड़ा आर्ट सीखना है कि किस तरह से आप बहुत कम के अंदर बस कीवर्ड यूज़ करते हो, पॉइंटर प्रेजेंट कर दो। उसके बाद इसका प्रेजेंट रोल क्या हो गया, हम प्रेजेंट रोल बताएंगे कि ये एग्जामिन करता है, मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स को। सेकंड क्या है कि ये एडवाइस करता है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है बैकवर्ड क्लासेस की। तीसरा क्या करता है, ये इंक्वायर करने लग गया कि कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग द डेप्रीवेशन ऑफ द राइट्स। बेसिकली आपने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बनाओगा तो उसके जो फंक्शंस है ना, तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पे भी सेम फंक्शंस रिपीट हो जाएंगे। तो बस आपको वही चीज़ें लिखनी है जो लक्ष्मीकांत में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में है, ठीक है। दूसरा फिर चौथा क्या है कि इसको सिविल कोर्ट की पावर दे दी जाएगी ताकि ये समन कर सके किसी भी व्यक्ति को और ये डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सके। देन इसको ग्रीवेंस रिड्रेसल, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है। देन प्रेसिडेंट एनुअल रिपोर्ट लेगा ताकि वर्किंग ऑफ सेफ गार्ड जो बैकवर्ड क्लास है उनको देखा जा सके, ठीक है। उसके बाद इट विल परफॉर्म अदर फंक्शंस टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। अगर इस प्रेसिडेंट इसको कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बोलता है ना बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो काम भी ये करेगा। तो ये 6 मेल 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंटर्स हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो इतने ही लाइन्स के अंदर ना 3 पॉइंटर लिखते हैं। तो आपको थोड़ा सा आर्ट सीखना है, कम शब्द में ज़्यादा बातें कहने का, तब आप ज़्यादा पॉइंटर विद इन वर्ड्स घुसा सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आप सिग्निफिकेंस हम लिखेंगे कि भाई जो ये रोल प्रेजेंट रोल है इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा। ये जस्टिस प्रोवाइड करेगा बैकवर्ड क्लास को, एट्रोसिटीज़ को फाइट करने में मदद करेगा,
ये स्टेटस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट का बढ़ा देगा क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसकी वर्किंग के अंदर बढ़ाएगा, क्योंकि अब क्या है कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट की कंकरेंस लेनी पड़ेगी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को, ताकि किसी कास्ट को उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो एक तरह से ये पॉलिटिकली फेवरेटिज्म वगैरह उसको कम करेगा। तो अब हम इसका कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड हमें लिमिटेड वर्ड्स के अंदर करना है। जनरली ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ बना दो, जस्ट वे फॉरवर्ड टाइप कंक्लूजन दे दो, वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, टू फर्दर इन्हांस एफिशिएंसी the 40% vacancy in the National Commission of the Backward Class to be filled, training of the workforce and the subcategorization of the OBC should be done to strengthen the National Commission of Backward Class। तो ये मैंने कंक्लूड कर दिया सजेशंस के साथ देते हुए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द कमीशन। पहला पार्ट कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो जरूरी होते हैं किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। बेसिकली स्टेप्स क्या लिए जाएंगे, सबसे पहले तो बिल प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, और जैसे जैसे जो बिल पार्लियामेंट में जाता है उसके बाद जो वो वहाँ पे बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी पे जाएगा, फिर वोटिंग होगी, फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा। तो यही प्रोसेस फॉलो करता है, इसी प्रोसेस को आपको दिखाना है बस थोड़े स्ट्रक्चर तरीके से। देन डू यू थिंक इम्पार्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वुड एंश्योर द जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया, गिव रीजन। फिर आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि अगर आप नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे तो क्या उससे वुमेन्स के राइट बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट होंगे। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आपको लगता है ऐसा होगा या नहीं, तो मैं बोलूँगा हाँ यार मुझे लगता है ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा, मैं 5-6 रीज़न दूंगा। फिर मैं लिखूंगा कि नहीं यार ऐसा नहीं भी हो सकता क्योंकि इसमें ये कमियां हैं। तो जब आपसे कोई डू यू थिंक पूछे ना, तो आपको करना क्या है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट देके फिर अपने स्टैंड के ऊपर आना है। ठीक है, सीधा सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं लिख देने। तो अब हम इसकी इंट्रोडक्शन 4 लाइन में वही करेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन वाज इस्टेब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन द 1993 एंड देयर वाज ए डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग द वुमेन राइट। ये 1993 के 1993 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बना था, बट अभी क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की डिमांड हो रही है ताकि वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करें। तो आप 4 लाइन्स के अंदर ही आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दी। उसके बाद आप स्टेप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन लिखेंगे, हेडिंग यहीं से चुरा के बना देंगे आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कौन कौन से स्टेप्स उसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में लिखने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर कर दिया, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, या तो मिनिस्टर करता है या प्राइवेट मेंबर करता है, और अगर प्राइवेट मेंबर करता है तो 1 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, आपने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में 3 स्टेजेस से जाएगा। पहली स्टेज तो डिस्कशन होगी, दूसरी स्टेज वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, और तीसरी स्टेज के अंदर वोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, आप पास करेंगे बिल 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग अलॉन्ग विद द मेजोरिटी ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि आप क्या करेंगे, उस बिल को पास कराना पड़ेगा तीसरे स्टेप में 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ जो प्रेजेंट और वोटिंग ऑफ हाउस की स्ट्रेंथ है उससे। फिर चौथा स्टेप क्या होगा कि इससे पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसमें अपनी एसेंट देगा और उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा। इस तरह से किसी भी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपका पहला पार्ट आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से जेंडर जस्टिस बढ़ेगा, तो मैं लिखूंगा यस ये बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा वो भी मैं बताऊंगा कि जो पॉलिसी मेकिंग है ना उसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, तो इस तरह से उनके जेंडर जस्टिस प्रमोट होगा पॉलिसीज के अंदर। दूसरा क्या होगा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अगर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया तो इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करता है सारे मैटर्स को रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर सेफगार्ड अवेलेबल टू द वुमेन। तो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर कर पाएगा, और इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करने के लिए उसको सिविल कोर्ट की पावर मिलेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग, सो टाइमली ग्रीवियंस ऑफ रिड्रेसल हो पाएगा। ठीक है, कि अगर उसको सिविल कोर्ट की पावर मिलेगी तो टाइमली मतलब डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है और एफिडेविट वगैरह ले सकता है, तो टाइमली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, लार्जर स्क्रूटनी होगी जो हमारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसकी, क्योंकि उसको रेगुलर रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को देनी पड़ेंगी, या तो साल में एक बार या जब प्रेसिडेंट चाहेगा तब। ठीक है, और इसके अलावा वो रिकमेंड करेगा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें गवर्नमेंट को। ठीक है, और इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी आएगी ग्रीवेंस रिड्रेसल के अंदर। तो ये 6 के 6 पॉइंटर आप लिख दोगे कि 6 के 6 पॉइंटर बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें तो यही 6 पॉइंटर इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे हमारे लाइक लक्ष्मीकांत के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको ये 6 पॉइंटर ही मिलेंगे। तो जनरली किसी भी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो उसको यही पावर मिलती है, तो इन्हीं पावर के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम करता है।
ठीक है। बट आपने दूसरी साइड भी दिखाओगे कि नो, कुछ शॉर्ट कमिंग भी है जिससे जेंडर जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो वो शॉर्ट कमिंग क्या है, रेदर देन इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को इसके बोर्ड में बेहतर करना पड़ेगा। हमें SC ST और माइनॉरिटी की वुमेन्स हैं उनको बेहतर चांस देने पड़ेंगे ऊपर पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में। सेकंड क्या है कि लिटरेसी गैप जो 21% का है ना वुमेन में, उसको ब्रिज करना पड़ेगा ताकि उनको ये पता लगे कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। तीसरा फिर पॉइंट हो जाएगा अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि डॉरी प्रोविजन एक्ट हो गया। देन यू कम टू द लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इन द पॉलिसीज, कि हमारी पॉलिसीज भी ऐसी बनी है कि जिनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी की कमी है। जैसे सेक्शन 498 ऑफ IPC है, दैट इज़ रिलेटेड टू द मैरिटल रेप, वो मैरिटल रेप से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब हम कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड में हम थोड़ा ये बता देंगे कि किस तरह से इन शॉर्टकमिंग को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बाद भी प्लग किया जा सकता है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा कि आप इसकी फंक्शनिंग को इंडिपेंडेंट करें, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की क्वासी जुडिशियल पावर्स दें इसको। थर्ड, इसकी वैल्यू, इसको ग्रेटर इसकी वैल्यू ज़्यादा दी जाए इसकी रिपोर्ट को एक्शन लेने में। सो इससे क्या होगा कि वुमेन का राइट बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा 3-4 लाइन में, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ आएगा स्ट्रक्चर, इंटरप्रिटेशन और किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करना है।